हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेक कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरआरबी जेई, एसएससी जेई और इसरो में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट की, फिर उसके बाद हम वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें, थर्मोडायनेमिक इज़ द सब्जेक्ट विच डील विद द interaction between heat and work. The main objective of thermodynamic is heat converted into work in efficient manner. आई होप आपको डिफिनीशन समझ में आई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। Which of following law state that the volume of gas is inversely proportional to the pressure of gas? जस्ट आपको बता दें, जो गैस ला होता है वो होता है आपका P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2 इक्वल टू कांस्टेंट। इस जबकि आपका स्टेटमेंट बोला है, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो आपका इक्वेशन बनेगा PV इक्वल टू कांस्टेंट। आप देख पा रहे होंगे जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों बायल्स लॉ। तो आपका आंसर हो जाएगा बायल्स लॉ। वहीं बात करें, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ। प्रेशर कांस्टेंट तो चार्ल्स लॉ। अगर बात करें वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो जाए गैस इक्वेशन में तो उसको बोलते हैं गे-लुसाक लॉ। आपको तीनों लॉ ध्यान रखना है, कई बार पूछे गए एग्जाम में। आई होप तीनों लॉ आपको अच्छे से क्लियर हुए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इन एडियाबेटिक प्रोसेस द वर्क डन फॉर ए गिवन पेयर ऑफ एंड स्टेट डिपेंड्स ऑन। दोस्तों आपको एडियाबेटिक वर्क अगर लिखेंगे आप तो आपका आंसर आएगा P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई n-1। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्क जो है डिपेंड कर रहा है इंड स्टेट पे 1 और 2 पे, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, इंड स्टेट ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एन एक्सपेंशन प्रोसेस एज पर लॉ PV इक्वल टू कांस्टेंट इज। जस्ट अभी डिस्कस हुआ PV इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है आपका बायल्स लॉ। इसको आप देख रहे हैं P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम घटेगा। ग्राफ कुछ आपका ऐसा बनता है दोस्तों, अगर हम इधर प्रेशर लें इधर वॉल्यूम लें तो हाइपरबोला बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई होप आपको क्लियर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एन ओपन सिस्टम इज वन विच। जस्ट डिस्कस कर दें, ओपन सिस्टम हो तो उसमें आपका मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र होता है। वहीं बात करें क्लोज सिस्टम का, तो आपका एनर्जी ट्रांसफ़र होता है बट मास ट्रांसफ़र नहीं होता। वहीं बात करें आइसोलेटेड की, आइसोलेटेड में ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होता है और ना ही मास, तो आपको ध्यान रखना है। बात करें एग्जाम्पल की, अगर ओपन सिस्टम की बात करें तो आपके टरबाइन, पंप, ये आपके ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। वही बात करें क्लोज के तो आपका रिजिड कंटेनर कंटेनिंग गैस, ये आपका क्लोज का हो जाएगा। वहीं बात करें आइसोलेटेड सिस्टम की तो आपका यूनिवर्स जो होता है वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ। बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन ए, मास डज नॉट क्रॉस बाउंड्री ऑफ सिस्टम थ्रू एनर्जी में डू। ये आपका गलत है दोस्तों, क्योंकि ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र हो सकते हैं।
तो आपका आंसर सी देखें, बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ। चूँकि इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी भी एम सी भी डी टी, तो जैसा कि आप इक्वेशन में देख पा रहे हैं, जो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो आपका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर ओनली। क्यों? क्योंकि मास और जो सी बी है वो दोनों आपका कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इन ए साइक्लिक प्रोसेस द हीट ट्रांसफर आर +30 जूल, -50 जूल, -10 जूल एंड 60 जूल, द नेट वर्क डन फॉर साइकिल। दोस्तों, जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है वो होता है डेल क्यू इक्वल टू डेल डी यू प्लस डेल डब्लू। वहीं बात करें अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो आपका जो चेंज इन प्रॉपर्टी होती है वो जीरो होती है, वह तो आपका जो डी यू हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो आपका जो इक्वेशन बचेगा फॉर साइक्लिक प्रोसेस वो आपका बचेगा डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्लू। तो हम डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो आपका आ जाएगा डब्लू 30 - 50 - 10 + 60, तो आपका आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। दोस्तों, इसी को आप बोलते हो जूल्स लॉ, जूल्स एक्सपेरिमेंट, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिफाइन। दोस्तों, जीरोथ लॉ आपका टेम्परेचर को डिफाइन करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। स्टेटमेंट की बात करें, बोलता है इफ ए सिस्टम इज इक्विलिब्रियम विथ बी एंड विथ सी सेपरेटली, देन द सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम बोथ। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जिस पे जो मास या साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करें। जैसे आपका वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गया, ये आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। वही बात करें इंटेंसिव की, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास या साइज ऑफ सिस्टम पे हो। तो आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर। तो आपका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछा है। आपको ध्यान रखना है जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। क्योंकि स्पेसिफिक के लिए हम मास से डिवाइड कर देते हैं, इसीलिए आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। आपको ध्यान रखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डील विद द कन्वर्जन ऑफ। दोस्तों, जो केल्विन प्लैंक लॉ है वो हीट इंजन के लिए है। मैं आपका स्टेटमेंट बताऊं इसका तो है कुछ ऐसा, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेटवर्क इन अ कंप्लीट साइकिल इफ इट एक्सचेंज हीट ओनली विथ बॉडी एट अ सिंगल फिक्स टेम्परेचर। तो दोस्तों, ये डील करता है हीट को कन्वर्ट करने में इनटू वर्क में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। वहीं बात करें क्लासियस की, तो क्लासियस स्टेटमेंट जो है वो आपका हीट पंप के लिए यूज होता है।
तो आपको याद रखना है जो केल्विन प्लांक है वो हीट इंजन और क्लासियस स्टेटमेंट हीट पंप के लिए वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज। दोस्तों जो प्रॉपर्टी होती है वो आपका पॉइंट फंक्शन होती हैं। पॉइंट फंक्शन इसलिए होती हैं क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ये इंड स्टेट पे ओनली डिपेंड ऑन इंड स्टेट 1 to 2। प्रॉपर्टी जो होती है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल मीन्स इनको हम डिफरेंस के तौर पे लिखते हैं, जैसे आपका psi1 माइनस psi2 डी साई लिखें तो आप इसको psi1 माइनस psi2 के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, हीट एंड वर्क आर पाथ आर। आपका ऑप्शन ए है पॉइंट फंक्शन, बी है पाथ फंक्शन, सी आपका देखें तो सिस्टम प्रॉपर्टी, डी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपका पीवी डायग्राम है और एक प्रोसेस हो रहा है 1 to 2। दोस्तों जो पीवी डायग्राम पे हम एरिया लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया वॉल्यूम एक्सिस पे, वही हमारा देता है वर्क। मान लीजिए इसमें आपको W1 मिला। वहीं बात करें हम दूसरे प्रोसेस में, अगर ये प्रोसेस 1 to 2 1 2 में अगर प्रोजेक्टेड एरिया लें तो हमें W2 मिलता है। चूँकि हम देख पा रहे हैं W2 इज़ ग्रेटर दैन W1, तो यहाँ से प्रूव होता है कि जो वर्क और हीट होता है वो आपके पाथ फंक्शन होते हैं। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द थ्रोटलिंग प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी रिमेन कांस्टेंट। जस्ट बता दें, थ्रोटलिंग प्रोसेस में आपकी इंथैल्पी कांस्टेंट होती है। ये एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। मान लीजिए 1 से 2 आपका एक्सपेंशन प्रोसेस हुआ तो जो एंथैल्पी 1 पे होगी वही इक्वल होगी एट पॉइंट 2 पे। ये प्रोसेस कैपिलरी ट्यूब में होता है। आपको याद रखना है जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जब भी हम इरिवर्सिबल प्रोसेस को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक assert दैट द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी। दोस्तों अगर बात करें फर्स्ट लॉ की तो ये होता है फॉर प्रोसेस डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्लू। वहीं बात करें साइकिल के लिए तो होता है डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्लू, क्योंकि फॉर साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन प्रॉपर्टी इज 0। तो आपका आंसर हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, बी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज डिफाइंड। जब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ की तो वो आपका डिफाइन करता है इंटरनल एनर्जी। बात करेंगे सेकेंड लॉ की तो वो आपका डिफाइन करता है एंट्रोपी। एंट्रोपी हम डिस्कस करते हैं जो होता है वो होता है dQ/T। एंट्रोपी का अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो ये मेजर रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर वाटर इन सेंटीग्रेड। दोस्तों जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है फॉर वाटर के लिए वो होता है 374 सेंटीग्रेड। आपको ध्यान रखना है जो क्रिटिकल प्रेशर होता है वो होता है 220 बार। अगर इसको पास्कल में बदलेंगे मेगा पास्कल में तो आपका आंसर हो जाएगा
22 मेगा पास्कल। बार में पूछेगा तो 220 बार, मेगा पास्कल में पूछेगा तो 20 बार, मेगा पास्कल। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी। तो आपको प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। तो इसमें होता है जो 4 सेंटीग्रेड पे होती है डेंसिटी, वो मैक्सिमम होती है। क्यों होती है? क्योंकि वॉल्यूम जो होता है आपका, अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ खींचें तो एट 4 सेंटीग्रेड पे बात करें तो वॉल्यूम आपका मिनिमम होता है वाटर का। इसीलिए चूँकि मास इजकल टू रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, अगर मास कांस्टेंट है तो डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम मिनिमम है तो आपका डेंसिटी मैक्सिमम होगा। इसीलिए आपका जो 4 सेंटीग्रेड पे डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, A triple point is there are। दोस्तों जो ट्रिपल पॉइंट होता है वहाँ आपका सॉलिड फेज, सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज तीनों को एग्जिस्ट करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 3 स्टेट ऑफ मैटर आर इन इक्विलिब्रियम। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि आपका जो पीवी डायग्राम पे ट्रिपल पॉइंट होता है वो होता है आपका लाइन। वहीं बात करें टीएस डायग्राम पे तो वो होता है आपका पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, द ट्रिपल पॉइंट ऑन पीवी डायग्राम। जस्ट डिस्कस किया जो भी पीवी डायग्राम पे ट्रिपल पॉइंट होता है वो आपका एक लाइन शो करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट इज पॉसिबल फॉर। जो स्पेसिफिक हीट होता है वो आपका होता है गामा। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट 1 + 2/f। एफ जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर मोनो एटॉमिक ये होता है 3, फॉर डायटॉमिक ये होता है 5। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एफ की वैल्यू बढ़ेगी तो गामा की वैल्यू घटेगी। तो आपका गामा की वैल्यू मैक्सिमम होगी फॉर मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक अगर चारों में देखें तो आपका आर्गन गैस जो होती है ये मोनो एटॉमिक होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आर्गन। आपको ध्यान रखना है मोनो एटॉमिक की स्पेसिफिक हीट रेशियो सबसे ज़्यादा होती है। गामा को हम डिफाइन करते हैं CP/CV। ये आपको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, द वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज। जो वर्क डन होता है इन फ्री एक्सपेंशन वो होता है 0। क्यों होता है? क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं होता अगेंस्ट एक्सपेंशन। काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों, आपको याद रखना है जो फ्री एक्सपेंशन में वर्क होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज इंडे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जस्ट डिस्कस हुआ जो प्रॉपर्टी आपका मास या साइज पर डिपेंड करें वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं वॉल्यूम जो होती है वो आपका साइज ऑफ सिस्टम डिपेंड करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एक्सपेंड फ्रॉम 0.03 मीटर क्यूब टू 0.06 मीटर क्यूब
at constant pressure 1 megapascal and absorb 84 kilojoule of heat during the process. The change in internal energy of mixture is। बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्लू। जब भी हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड कराते हैं, हीट देते हैं तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, अगर हीट सिस्टम से बाहर जा रही तो उसको नेगेटिव लेते हैं। वही बात करें हम, जब भी आपका वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो हमारा वर्क होता है PdV। चूँकि आपका जो प्रेशर दिया है 1 मेगापास्कल है तो आपका हो जाएगा 1000 किलो इंटू चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा 0.03, तो आपका जो वर्क आएगा वो आएगा 30 किलो जूल। आपका हीट सप्लाइड दिया है 84 बाई फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक, आपका आ जाएगा चेंज इन एनर्जी इक्वल टू 30। तो आप माइनस करेंगे 84 में से तो आपका जो चेंज इन एनर्जी आएगी, इंटरनल एनर्जी आ जाएगी 54 किलो जूल। आई होप आपको स्टेप अच्छे से क्लियर होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ। दोस्तों बता दें, जो कार्नोट साइकिल होती है उसमें आपके होते हैं 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। जो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं उस पर हीट एडिशन होता है, हीट एडिशन आइसोथर्मल, और जो वर्क मिलता है वो आपके आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन प्रोसेस होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। जो कार्नोट साइकिल होती है वो आपका आइडियल साइकिल होती है, ये कंपैरिजन के लिए यूज होती है, इसकी इफ़िशियंसी मैक्सिमम होती है, आपको ध्यान रखना। ये इम्प्रैक्टिकल होती है दोस्तों, क्योंकि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, अ हीट इंजन इज सप्लाइड विथ 250 किलोजूल पर सेकेंड ऑफ हीट एट constant fixed temperature 227 centigrade. The heat rejected at the 27 centigrade, if the cycle is reversible, the amount of heat rejected। दोस्तों जब भी आपका रिवर्सिबल हीट साइकिल की बात हो तो आपका जो क्यू सप्लाइड होता है उसका रेशियो, क्यू रिजेक्टेड का रेशियो जो होता है वो आपका होता है टेम्परेचर विच हीट इज सप्लाइड एंड टेम्परेचर विच इज हीट इज रिजेक्टेड। जो आपका 1 है वो आपका सप्लाइड है, जो 2 पॉइंट है वो आपका रिजेक्टेड है। आपको ध्यान रखना, जब भी हम कार्नोट साइकिल की या रिवर्सिबल साइकिल की बात करेंगे, जो टेम्परेचर होगा आपका हमेशा केल्विन में होगा। तो आपका 227 में 273 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 500। तो आपका Q1 जो दिया है हीट सप्लाइड वो दिया है 250, हमें Q2 फाइंड करना है। आपका यहाँ से T1 आ जाएगा 500, T2 आ जाएगा 27 प्लस 273, तो आगे आ जाएगा 300। यहाँ से हम Q2 फाइंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 150 किलो जूल। जूल पर सेकेंड ही वाट होता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, फॉर ए हीट इंजन ऑपरेटिंग ऑन साइकिल कार्नोट साइकिल द वर्क आउटपुट इज 1/4 हीट ट्रांसफर टू कोल्ड सिस्टम, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। दोस्तों ये बोल रहा है जो आपका W है वो आपका Q सप्लाइड का 1/4 है। अगर हम W की बात करें तो ये होता है Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्टेड। तो यहाँ से हम पा जाएंगे Q रिजेक्टेड की वैल्यू वो आ गया आपका 3/4 Q सप्लाइड।
जो आपकी इफ़िशियंसी होती है दोस्तों वो होती है आपका 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड बाई क्यू सप्लाइड। वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 3/4, तो ये आपका आ जाएगा 0.25। अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे तो 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 25%। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो गया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। वन reversible heat engine operated between 1600 Kelvin and T2 Kelvin, and another reversible heat engine operated between T2 and 400 Kelvin. If both have same input and output, then temperature T2। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब है कि सेम इफिशियंसी, सेम इनपुट एंड आउटपुट मीन्स सेम इफिशियंसी। तो जो सेम एफिशिएंसी बात करें 1 माइनस, अगर दोनों की इफिशियंसी बराबर कर दें N1 इक्वल टू N2, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1 इक्वल टू 1 माइनस T3 बाई T2। आपका देख रहे हैं 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपका हो जाएगा T2 स्क्वायर इक्वल टू T1 इंटू T3। जब हम रूट लेंगे तो आएगा T2 इक्वल टू रूट T1 T3। तो आपका ध्यान रखना है जब सेम इफिशियंसी की कंडीशन होती है ज्योमेट्रिक मीन, जब वैल्यू पुट करेंगे हम तो आ जाएगा 800 केल्विन। वहीं बात करें सेम वर्क आउटपुट की, तो आपका जो कंडीशन आता है उसको आपको ध्यान रखना है। T2 आता है वो आता है T1 प्लस T3/2। दोनों कंडीशन ध्यान रखना है, बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिटरमाइन द वेरिएशन ऑफ सैचुरेशन प्रेशर विथ टेम्परेचर एलॉन्ग फेज बाउंड्री। दोस्तों ये होता है आपका क्लासियस क्लैपेरियन इक्वेशन। आपको इक्वेशन लिख के बताता हूँ। ये होता है डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट सैचुरेशन टेम्परेचर इक्वल टू होता है एच एफ जी अपान वी एफ जी इंटू टी सैचुरेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ आप सैचुरेशन प्रेशर फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर परफेक्ट गैस। दोस्तों ये होता है 0 फॉर परफेक्ट गैस। जो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट होता है वो होता है 0। बात करें ये होता क्या है, तो ये होता है रेशियो ऑफ टेम्परेचर टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। अगर म्यू की वैल्यू 0 है तो आपका होता है परफेक्ट गैस, सॉरी आइडियल गैस के लिए बात होगी, सॉरी यहाँ हो जाए ये आइडियल गैस, परफेक्ट नहीं आइडियल गैस के लिए बात है। अब बात करें अगर म्यू की वैल्यू आपका पॉजिटिव आती है तो ये आपका होता है कूलिंग इफेक्ट। वहीं म्यू की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो वो होता है हीटिंग इफेक्ट। ये आपको तीनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूजेज एज अ रीजनरेटर। जो रीजनरेटर होता है वो आपका इरिक्सन और स्टिर्लिंग साइकिल दोनों यूज होता है दोस्तों रीजनरेटर में। बात करें स्टिर्लिंग साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं। स्टिर्लिंग में 4 प्रोसेस होते हैं, 2 आपके आइसोथर्मल और 2 आपके आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम। वहीं बात करें इरिक्सन साइकिल की, इसमें जो आपके होते हैं 2 आइसोथर्मल और 2 आइसोबेरिक। आइसोबेरिक मीन्स कांस्टेंट प्रेशर। जो इनकी इफिशियंसी होती है दोस्तों वो आपका सेम इफिशियंसी होती है।
आपको याद रखना है ये रिवर्सिबल साइकिल हैं दोनों के। आपका कारनाट, स्टिलिंग और इलेक्शन की सेम एफिशिएंसी आती है 1 माइनस टी लोअर टेम्परेचर बाई 2 हायर टेम्परेचर। आई होप आपको क्लियर हुआ। इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। वहीं बात करें ब्रेटन साइकिल की तो ये आपके गैस टरबाइन में यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, द मैक्सिमम थ्योरेटिकल वर्क obtained when a system interact to equilibrium with the reference environment is called। इसको बोलते हैं आपका एक्सर्जी। जो मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन वर्क हम ले सकते हैं वो होती एक्सर्जी। दोस्तों जैसा कि जानते हैं जो एफिशिएंसी होती है वो होती है आपका लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी? जब ये आपका मिनिमम हो। मिनिमम कब होगा? जब ये आपका इन्वायरमेंट टेम्परेचर हो। तो यही होती है आपकी एक्सर्जी। कुछ पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगा। बात करूँ क्लासियस इनइक्वलिटी की तो ये होता है आपका साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0। अगर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इक्वल टू 0 है तो वो आपका होगा रिवर्सिबल साइकिल। सॉरी, ये हमेशा साइकिल के लिए यूज होता है। वहीं आप बात करें साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी लेस देन इक्वल टू 0 तो ये आपका होता है इरिवर्सिबल साइकिल के लिए। वहीं अगर बात करें आप साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इज़ ग्रेटर देन 0 तो ये आपका इम्पॉसिबल होता है प्रोसेस। कुछ कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप पीवी डायग्राम पे प्रोसेस का अगर प्रोजेक्टेड एरिया अगर वॉल्यूम एक्सिस पे लेते हैं तो वो आपका होता है वर्क आउटपुट। वहीं बात करें टीएस डायग्राम पे अगर आप एंट्रोपी एक्सिस पे प्रोजेक्टेड एरिया निकालते हैं तो आपको देता है हीट सप्लाइड। ये आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, कभी कभी पूछता है मेयर फार्मूला। दोस्तों जो डिफरेंस होता है सी पी माइनस सी बी इजकल टू कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, यही होता है आपका मेयर फार्मूला। दोस्तों ये आपके रहे 30 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के साथ मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।